हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बीएल बिश्नोई। आपके बीच में उपस्थित हूं सीयूईटी यूजी इतिहास डोमेन विषय के अपनी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर को लेकर के सीयूईटी यूजी डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए इससे पहले हमने हमारा सिलेबस विश्लेषण का एक वीडियो डिस्कस किया था। उस सीयूईटी यूजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स एंड सीयूईटी के सिलेबस दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके बीच में भव्यम क्लासेस दिल्ली के मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित रहूँगा। आइए चलते हैं सीयूईटी यूजी हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का नाम है ईंटें, मनकें तथा अस्थियाँ, और कोष्टक में लिख रखा है हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले विभिन्न प्रकार की इमेज के माध्यम से यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक प्रमुख जितने भी सभ्यता के स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और इसमें मैप के माध्यम से भी आपको इसके प्रमुख नगरों की जानकारी प्रदान की गई है। ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी सीयूईटी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम इस चैप्टर के विस्तार क्रम से पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा भव्यम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको लेकर के चलता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का सर्वप्रथम विकास सिंधु नदी के किनारे पर हुआ और इसके अधिकांश जो पुरातात्विक स्थल थे उनकी खोज भी सिंधु नदी के किनारे की गई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, और इसकी वजह यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो उत्खनन कार्य शुरू किया गया था वो हड़प्पा नामक जगह पर किया गया, यानी कि सबसे पहले इसकी खोज की गई, उत्खनन कार्य को शुरू किया गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आपकी सीयूईटी की एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की हिस्ट्री के बुक और सीयूईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग विभिन्न थ्योरेटिकल और फैक्चुअल और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम बारी बारी से ऐसे प्रश्नों पर परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे भव्यम क्लासेस के एप्लीकेशन की ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। इसके साथ साथ में हम हमारा कंप्लीट हिस्ट्री डोमेन का कोर्स भव्यम क्लासेस दिल्ली के मोबाइल एप्लीकेशन पर महज 499 रुपये में आप सभी विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी या विभिन्न सोशल मीडियाज़ के माध्यम से भी अगर आप तक ये जानकारी पहुंच रही है तो अपने मित्रों को भी बताएं कि सीयूईटी यूजी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल पेपर्स के पूरे कंप्लीट कोर्स हम 499 रुपये में भव्यम क्लासेस दिल्ली के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की अगली डिटेल को लेकर के। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करेंगे, या कुछ इमेजेस का डिस्कस भी मैं आपके साथ में करता जाऊंगा, ताकि हम जो थ्योरेटिकल रूप से पढ़ रहे हैं उनको हम एक मैपिंग के माध्यम से, इमेज के माध्यम से भी कवर करते चलें, जिससे आपका जो नॉलेज है वो स्थायी हो जाए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद भी रह जाए। सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करते हैं मित्रों। इसके कालक्रम को लेकर के अलग अलग विद्वानों में आपस में मतभेद रहा है। ध्यान रखिएगा, अनेक इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसके कालक्रम को लेकर के अलग अलग धारणाएं दी हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम जिस आइडियाज़ को लेकर के चल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर के, इसमें सबसे पहले 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का मोटा मोटा जिक्र किया गया है, यानी कि 3300 BC या 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के कालक्रम में इसमें अलग अलग आप लोग हम अलग आगे बढ़ के पढ़ेंगे, उत्तरवर्ती, परवर्ती, परिपक्व, प्राक हड़प्पा सभ्यता, इस टाइप का डिवाइडेशन भी करेंगे, लेकिन एक आइडिया है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में। और इसी सभ्यता को जब हम आगे चल करके परिपक्व रूप में लेते हैं, जब ये परिपक्व अवस्था में आ जाती है, तो इसका कालक्रम 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसे भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात ये है मित्रों, सबसे सटीक और प्रामाणिक जानकारी इसके कालक्रम को लेकर के हम बात करें तो कार्बन 14 C14 पद्धति के अकॉर्डिंग हमने इसका जो कालक्रम तय किया है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750
ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। ये भी कई बार आपके एग्जाम के अंदर अलग अलग पूछा जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने यानी कि इसके कालक्रम को लेकर के मतभेद हैं, लेकिन मोटे रूप से 3300 से 1300 ईस्वी के बीच में हम इस सभ्यता को मान सकते हैं। और रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अकॉर्डिंग इसका कालक्रम 2350 से 1750 ईस्वी के बीच माना गया है। और अगर हम लोग परिपक्व अवस्था की बात करें तो 2200 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का कालक्रम इसका मान सकते हैं। ये एक आइडियोलॉजी से एक अनुमान या गैस था जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम का जो इसका समय काल था इसका निर्धारण किया। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, जब हम इसके कालक्रम के बाद आगे बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात आती है या हड़प्पा सभ्यता की बात आती है तो ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें सबसे पहले वजन और माप प्रणाली को भी शुरू किया गया था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ एक ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में माप की प्रणाली या वजन की प्रणाली भी प्रचलित थी। जैसे इसी इमेज के अंदर आपको एक तराजू दिखाई गई है और विभिन्न माप करने के लिए अलग अलग बाट के जो पिक है वो भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंदर वजन और माप की प्रणाली भी विकसित थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में वजन और माप की प्रणाली भी विकसित की गई थी। फिर अगर हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये जो सभ्यता थी ये प्राचीन सिंधु नगरों के लिए भी विख्यात थी, यानी कि यहाँ विभिन्न प्रकार के उत्तम कोटि के नगर भी बहुत ही फेमस थे, इस चीज़ के लिए भी ये विख्यात थी। यहाँ आपको कुछ इमेज के माध्यम से भी इस चीज़ को बिल्कुल विस्तृत विवरण के साथ में बताया गया है। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि विभिन्न उच्च क्वालिटी के शहरी नियोजन को लेकर के, यानी कि नगरीय प्लानिंग को लेकर के ये प्रसिद्ध थी। शहरी नियोजन इसकी अपनी खासियत थी। इसके पश्चात पक्के हुए ईंटों के घर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटों के घर, कई बार इस तरीके के फैक्चुअल सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये एक नगरीय नियोजन यानी कि एक प्लानिंग या शहरी नियोजन के लिए फेमस थी सभ्यता। इसके साथ साथ यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली है वह भी बहुत उत्तम कोटि की और विस्तृत जल निकासी प्रणाली के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। और जल आपूर्ति प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम की भी बात करें, जल जो प्रोवाइड कर रहे हैं या आपूर्ति कर रहे हैं उसके सिस्टम की बात करें या नालियों की बात करें तो वो भी थी विस्तृत और परिपक्व और विस्तृत। इसका जो रूप था वो हमें प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर हम लोग शहरी नियोजन, पक्के हुए ईंटों के घर और विस्तृत जल निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली की पानी कैसे आता था, गंदे पानी को कैसे निकाला जाता था, लोगों के घरों में पानी के पीने के स्रोत क्या क्या थे। इसके साथ साथ भी यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए हस्तकला की बात करें या फिर धातु विज्ञान की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी भी सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता के लोगों में विकसित थी। यानी कि हस्तकला में भी वो लोग प्रवीण थे, चतुर थे। विभिन्न प्रकार के हाथों से बनी हुई कुछ आकृतियाँ भी, कुछ उपकरण भी मिले हैं जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं। और उनमें कुछ धातुओं की भी बनी हुई मिली है, यानी कि जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु विज्ञान से भी परिचित थे और हस्तकला में भी निपुण थे। ये बात भी आपको अंडरस्टैंडिंग के तर्ज पर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए याद रखनी है। यानी कि हस्तकला और धातु विज्ञान की तकनीक के लिए भी फेमस था। निश्चित तौर से ध्यान रखें, CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जितनी भी, इनके लिए जो आयोजित किया जाता है उसमें हिस्ट्री के डोमेन सब्जेक्ट के लिए ये आपका सिलेबस या इसका जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ में आपका जो GT का पेपर है, जनरल टेस्ट, उसमें भी ये जो चैप्टर है वो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगले पॉइंट्स के अंदर हमने उल्लेख किया है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस्य युग से रिलेटेड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार परीक्षा में आई हुई है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी जिसको आप लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ब्रोंज या कांस्य युग की सभ्यता आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। फैक्चुअल सवाल आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि निम्न में से सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो आप ध्यान रखेंगे कांस्य युग की सभ्यता के रूप में इसे जाना जाएगा। अगर ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई दिया हुआ है तो आप इसको एकदम एग्जैक्ट सही करेंगे। या कुछ ईंटों, पक्की ईंटों के बने हुए कुछ आपको चबूतरे भी दिखाई दे रहे हैं, मकान भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आइडिया लगाया जा सकता है कि एक नगरीय सभ्यता थी
यानी कि शहरी प्लानिंग या शहरी नियोजन के लिए ये फेमस थी। मित्रों, इसके उलट जा कर के जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता के सापेक्ष में हम इस शब्द का यूज करते हैं कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय नियोजन यानी कि नगरीय सभ्यता थी। ये दोनों के बारे में कंसेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं भव्यम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आइए चलते हैं, यहाँ आपको एक इमेज के साथ में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें आप एक स्नानागार देख सकते हैं, सीढ़ियों का प्रयोग भी देख सकते हैं, इसकी जो प्लानिंग है इसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आपकी बुक्स की जो इमेज है, जो फिक्स है, जो चित्र है, वो आपके कंसेप्ट को एकदम अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की यदि हम लोग बात करें तो इसके विभिन्न शहरी केंद्र थे, क्योंकि ये बात तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थी, एक शहरी सभ्यता थी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शहर थे वो शहरी केंद्र कौन कौन से थे? मुख्य रूप से जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उनके प्रमुख शहरों में हड़प्पा का नाम आता है। हड़प्पा का क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज की गई थी 1981 की, जब हम बात करते हैं दयाराम साहनी की बात करते हैं। उसके बाद में मोहनजोदड़ो, फिर लोथल, उसके बाद कालीबंगा, धोलावीरा और राखी गड्डी, ये प्रमुख शहरी केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के। आप लोग ध्यान रखें इस बात को, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और राखी गड्डी, इनका हम क्रमशः देखेंगे और इनसे जुड़े हुए यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, इनकी प्रमुख खासियत क्या है, कौन कौन से उपकरण मिले हैं, किस तरीके की इस सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो थी, इन सब चीज़ों का हम डिटेल से इसी चैप्टर के अंदर धीरे धीरे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और राखी गड्डी, इन सब की स्टडी करेंगे। इसके अलावा इस सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, उन पुरातात्विक स्थलों के बारे में भी देखेंगे और साथ साथ में आपके सीयूईटी एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए हम अन्य स्थलों से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर एमसीक्यूज को भी सोल्व करेंगे और उसके पश्चात हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हम पहले भी बात कर चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और इस इमेज के माध्यम से स्नानागार के बारे में आप देख रहे हैं। इसकी जो व्यवस्था है, इसका जो नियोजन है, इसका प्लानिंग है, किस तरीके से इसमें इसका फर्श बनाया गया है, किस तरीके से इसकी दीवारें बनाई गई है, कैसे इसमें सीढ़ियाँ रखी गई है और कैसे ईंटों के माध्यम से पक्की ईंटों को जोड़ करके बनाया जाता था, इस पर हम आगे डिस्कस में लेंगे। इमेज के बाद में अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जब हम कांस्य युगीन सभ्यता की बात करते हैं मित्रों, सामान्य सी एक सटीक जानकारी, कांसा एक मिश्र धातु है, यानी कि उस जमाने के लोग भी कांसे का उपयोग करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से तांबा होता है। इसका मतलब है, कई बार परीक्षा में सवाल होता है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे या किस धातु से नहीं थे। अगर ऐसे ऑप्शन के अंदर आपको तांबा ऑप्शन मिल जाता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जी हाँ, बिल्कुल तांबा के बारे में जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता को थी, यानी कि ये कांस्य युग की सभ्यता थी और कांसा तांबा का मिश्र धातु है, इसलिए तांबे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस बार की सीयूईटी 2023 के अंदर आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। आमतौर पर जब भी हम बात करते हैं तो टिन और तांबा के मिश्रण से कांसा बनता है। अन्य धातुओं में भी कभी कभी अधातुओं का योग भी इसमें देखा जा सकता है, जैसे फॉस्फोरस है, मेटलोइड्स जैसे आर्सेनिक धातु है, इनका भी इसमें मिश्रण रहता है। इसके पश्चात हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण नगर की तरफ बढ़ते हैं और वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी क्लास 12 की हिस्ट्री बुक के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि आपकी सीयूईटी यूजी हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट्स या जीटी पेपर के उद्देश्य से इतिहास वाले प्रखंड में जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों के बारे में चर्चा किया गया है। वो नगर और महत्वपूर्ण नगरों कौन कौन से नदियों के किनारे स्थित थे, इसके साथ साथ में भी हम यहाँ की खोज कब की गई, किस नदी के किनारे स्थित थे और इसके साथ साथ यहाँ पर किन किन चीज़ों के साक्ष्य या पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, इन सब चीज़ों का क्रमशः हम स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए भव्यम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो। आपकी डिजिटल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है मोहनजोदड़ो। देखिएगा, सबसे बड़ी बात, मोहनजोदड़ो कोष्टक में लिखा है मृतकों का टीला। मित्रों, मोहनजोदड़ो सिंधु
नदी घाटी सभ्यता का स्थल सिंधी भाषा में जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ये ध्यान रखें आप लोग, मृतकों का टीला बोले, मोहनजोदड़ो बोले। इसकी जब बात की जाती है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था मित्रों? सिंधु नदी के किनारे। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। हम जब हड़प्पा नामक सभ्यता स्थल की बात करेंगे तो उसमें रावी नदी की भी बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध नामक स्थान पर है और पाकिस्तान के अंदर है। ये बात ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत के अंदर है। लरकाना जिला है, ये आप ध्यान रखें। लरकाना जो पाकिस्तान के अंदर है। सीधा अगर आपसे कोई स्थान का नाम पूछे तो ध्यान रखना, सिंध प्रांत के लरकाना नामक स्थान पर सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया और ये मोहनजोदड़ो प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बस्ती है, इसलिए हम इसका जिक्र सबसे पहले कर रहे हैं। हालांकि हम हड़प्पा के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी जो बस्ती है वो ये है, इसलिए हम लोग मोहनजोदड़ो से स्टडी शुरू कर रहे हैं। यदि मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ें तो यहाँ से विशाल स्नानागार की भी प्राप्ति हुई है। फिर अगर हम इस विशाल स्नानागार की बात करें मित्रों, क्योंकि हमने इमेज के अंदर विशाल स्नानागार के बारे में पहले से मैंने आपको बताया है, इस विशाल स्नानागार के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके फर्श की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी जैसे ऊपर की जो इसकी दीवार है वो दीवार नीचे की फर्श से भी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इनको जॉइंट करने के लिए एक ये ईंट और एक ये ईंट है। यहाँ पर जिप्सम का भी प्रयोग किया गया है, इसे भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। इसका जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। ये कई बार सवाल पूछा जा सकता है सही या गलत वाले में, कई बार वो पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार कच्चा बना हुआ था या पक्का बना हुआ था। तो ध्यान रखना है कि ये पक्की ईंटों से बना हुआ था, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। विशाल स्नानागार जो मिला है वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसके साथ साथ में हम लोग नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, ये स्नानागार अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि ये पक्की ईंटों से बना हुआ है यहाँ, और इसका ये जो फर्श है मित्रों, ये देखिएगा अंदर का जो जिसमें जल भराव रहता था, ये फर्श और ये पक्की ईंटों के बीच का जो जुड़ाव था, यहाँ हम लोग कर रहे हैं जिप्सम या मोर्टार का प्रयोग किया जाता था इनको जोड़ने के लिए। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिप्सम और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। ऐसा अनुमान है कि ये जो इतना वृहत स्नानागार था मित्रों, ये स्नानागार जो था वृहत स्नानागार, ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग में किया जाता था। एक अनुमान के अनुसार कोई बड़ा या वृहत धार्मिक अनुष्ठान के लिए जब लोग इसमें इकट्ठे होते थे और इसमें स्नान करते थे, ऐसा भी इसका अनुमान लगाया गया है। अब हम अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो विशाल स्नानागार के बाद में यहाँ से एक और बहुत बड़ी इमारत मिली है, वो है ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि वृहत अनागार जिसको कह सकते हैं आप हिंदी में। वृहत अनागार यानी कि अन्न रखने का भंडार या वृहत अनागार भी यहाँ से मिला है। ग्रेट ग्रेनरी सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की मानी गई है। विशाल स्नानागार तो है ही है, इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी वो वृहत अनागार या ग्रेट ग्रेनरी है। यहाँ से मल्टी पिलर असेंबली हॉल भी प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यहाँ की जो बस्ती थी वो दो भागों में बंटी हुई थी। मोहनजोदड़ो की बस्ती दो भागों में बंटी हुई थी। नगरीय शहर तो था, ये तो हम मान ही चुके हैं जब हम बस्ती की बात करते हैं, क्योंकि हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि सबसे बड़ी बस्ती थी वो मोहनजोदड़ो की प्राप्त हुई है। यानी कि यहाँ की बस्ती दो भागों में बंटी हुई थी। जो दो भागों में बंटा हुआ था उसमें एक तो नगर टीला जिसको आप लोग अपर टाउन कह सकते हैं, अपर टाउन, और दूसरा जो पार्ट था मित्रों उसको कहते थे निचला शहर यानी कि निचली बस्ती। ऊपरी बस्ती और निचला शहर या गढ़ या किला नगर टीला अपर टाउन कह सकते हैं, निचला शहर, ये दो पार्ट के अंदर बस्ती बंटी हुई थी। इस बात का आप लोग ध्यान कर सकते हैं। यहाँ हमने एक इमेज के माध्यम से पहले देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो आप शहर का ये पिक है इसको देख सकते हैं, किस तरीके से नगरीय नियोजन के लिए बस्तियाँ बंटी हुई थी, निचला शहर कैसे बना हुआ था। यहाँ कुछ इसके जो साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, यहाँ मोहरें मिली हैं या और भी कई चीज़ें मिली है, उनकी इमेज के माध्यम से भी बताई गई है। अब अगली लाइन में ये बताया गया है
कि यहाँ हम लोग जिस गढ़ की बात कर रहे हैं, जिस किला की बात कर रहे हैं या ऊपरी टाउन की बात कर रहे हैं, वो ऊपरी टाउन कच्चा था या पक्का था, इसकी जब भी बात आती है तो ऐसा तथ्य है कि वो ऊंचाई पर स्थित था। और ऊंचाई पर क्यों था? क्योंकि इमारतों का जो निर्माण था वो मिट्टी की ईंट के चबूतरे पर किया गया था। ध्यान रखिएगा आप, जो गढ़ किला या ऊपरी टाउन था वहाँ ऐसा तथ्य मिला है कि ये जो गढ़ की ऊंचाई थी वो मिट्टी की ईंट के चबूतरे के ऊपर जिसका निर्माण किया गया था और वो ऊपरी पार्ट में स्थित था। इसके बीच में भी एक सेपरेट दीवार हुआ करती थी, यानी कि एक दीवार थी जिसका मतलब क्या था मित्रों कि ऊपरी जो गढ़ है वो और जो निचला शहर है, निचली बस्ती है, उन दोनों के बीच में एक दीवार थी जो लोअर टाउन से शारीरिक रूप से अलग होती थी। यानी कि गढ़ और जो निचला शहर था मित्रों उसके बीच में एक दीवार थी, जिससे दीवार इन दोनों को सेपरेट करती थी, गढ़ को भी और इससे भी, जिससे वो फिजिकली रूप से या शारीरिक रूप से लोअर टाउन से गढ़ को अलग कर सके। अब जब हम लोग निचले शहर की बात करते हैं तो निचले शहर के चारों ओर भी ये दीवारों से घिरा हुआ था। जब हम निचली बस्ती की बात करते हैं या निचले शहर की बात करते हैं तो ये भी चार दीवारी से घिरा हुआ था और इसमें भी कई भवनों का निर्माण किया गया था। ध्यान रखें आप, प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले इसके अंदर बहुत ही प्लानिंग से बनाया गया था। सबसे पहले बंदोबस्त की योजना बनाई गई होगी और उसके अनुसार इसको लागू किया हो गया। इसका नियोजन भी बड़ी प्लानिंग के साथ प्लेटफॉर्म को बना करके, पूरा साफ बना करके उसकी एक बंदोबस्त व्यवस्था बनाई गई और नक्शे के अकॉर्डिंग, मैपिंग के अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का नगर नियोजन का तरीका कितना शार्प और कितना स्मार्ट और अच्छा हुआ करता था। ये इस बात से आप लोग गैस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की इमेज को लेकर के भी मैं उपस्थित हुआ हूँ, आप लोग इससे भी अच्छी तरीके से अपने चैप्टर को समझ सकते हैं। जी हाँ, फिर शहरी ऊपरी किला, नगरीय टीला के बारे में पढ़ा। ऊपरी टाउन और निचली बस्ती दोनों सेपरेट थी और निचली बस्ती के चारों ओर दीवार थी और एक दीवार ऐसी थी जो उसको उससे अलग करती थी। इसके बाद नियोजित जल निकासी की व्यवस्था थी यहाँ पर और प्लानिंग से यहाँ की जल निकासी की नालियाँ बनी हुई भी है, वो साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो सड़कें प्राप्त हुई हैं नगरीय नियोजन के अकॉर्डिंग, सड़कें और गलियाँ एक अनुमानित ग्रिड पद्धति के साथ बनाई गई थी। मित्रों बिल्कुल ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ग्रिड पद्धति कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस पद्धति से, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति से। अब ये ग्रिड पद्धति या इस ग्रिड टेक्निक का प्रयोग जो किया गया है सड़कें और नालियों के लिए अनुमानित है कि क्या थी, किस तरीके से इसका सिस्टम था। अगर इसके पैटर्न की बात करें मित्रों, हम लोग नालियों के और सड़कों के पैटर्न की बात करें तो ये समकोण पर प्रतिच्छेद करती थी। मतलब एक सड़क यहाँ से जाती है, जैसे अपना चौराया होता है, दूसरी इस तरफ से सड़क आती है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती थी। यानी कि इसका जो पैटर्न था ग्रिड पद्धति का, आपस में समकोण पर काटती थी या प्रतिच्छेद करती थी, एक ही बात है इसका। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत है ग्रिड पद्धति के पैटर्न की, समकोण पर प्रतिच्छेद करना। उसके पश्चात ये जो नालियाँ थी उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों वाली गलियाँ बनाई गई थी। इसे ध्यान रखें आप लोग कि सड़कें और नालियों को या गलियों को देखने से हम जहाँ अनुमान साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पहले नालियों वाली गलियां बनाई गई थी और उनके बाद में उनके साथ सड़कों को बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले गलियां, नालियों वाली गलियों का डेवलप किया गया, उसके बाद इनके सारे सड़कें निकाली गई। ऐसा देखने से एक मोटा मोटा अनुमान भी यहाँ से प्राप्त होता है। जब हम बात करते हैं, जब आप गलियों की बात करते हैं, गलियों के किनारे आप नालियों की बात करते हैं, उचित जल निकासी की बात करते हैं, जल आपूर्ति प्रबंधन की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, ग्रिड पद्धति की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर के आ रही है कि हर घर में सड़क के किनारे कम से कम एक दीवार होनी चाहिए। यानी कि यहाँ जब हम घर देखते हैं तो जो सड़कें थी और जिसके किनारे जो घर थे, उन घर के सामने एक दीवार थी सड़क की तरफ। इस बात का ध्यान रखें, हर घर के सड़क की तरफ एक दीवार होती हुई प्रतीत हो रही है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। यहाँ हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण, यहाँ स्नानागार, दीवार, बस्तियाँ वगैरह सारे प्रणाली बताई गई है। नालियों की व्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसके बाद में ये जो इमेज है, यहाँ आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो घरेलू वास्तुकला का घर है,
यह आपको इस इमेज के अंदर दिखाया गया है। आप इसके प्रवेश द्वार को भी देख सकते हैं, इसके अंदर के आंगन को भी देख सकते हैं। कमरे आंगन के कितनी तरफ बने हुए थे, किस तरीके से इसकी नालियाँ बनाई गई है। देखो जल निवास निकासी की ये जो नालियाँ हैं ये कैसे बनाई गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। ढकी हुई थी या ऊपर से किस चीज़ से ढकी हुई थी, सड़कें कैसे निकाली गई है, किस तरीके से इसका जो घर है इसका इमेज आपको देख रहा है कि इसके प्रवेश द्वार से सीधा आंगन नहीं दिखता था। इसके सेंटर पॉइंट जो घर के चारों ओर कमरे कैसे बने हुए थे, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से इस मैपिंग के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। कई बार इनकी प्लानिंग को लेकर के, इनकी स्कीम को लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ ऐसा सवाल आपके CUET एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कोई पूछा जाए तो आपके अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ भी बनी रहे। घरेलू वास्तुकला या घर की वास्तुकला कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता का, ये जानते हैं। एक आंगन पर केंद्रित सबसे बड़ी बात है। जब आप लोग इस घर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं तो ये एक आंगन पर केंद्रित था, यानी कि सेंटर में एक बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था, ये दिख रहा है, जिसके चारों ओर आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं। ये सब आप देख सकते हैं आराम से, यानी कि बीचों बीच में आंगन था और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आंगन का यूज़ अगर हम देखें, ये जो आंगन था यहाँ पर खाने पकाने के काम में भी इसको लिया जाता था। इसके साथ साथ बुनाई जैसे काम के लिए, जैसे हमारे घरों की जो गांवों की औरतें हैं आज भी तमाम प्रकार की एक्टिविटी जो हम करते हैं, शहरों की बात करें गांवों की बात करें, आंगन एक चौड़ा हुआ करता था, उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे घरों के अंदर। उस आंगन का उपयोग या तो खाना बनाने के लिए किया जाता था, जैसा अक्सर से हमारे भारत के अंदर हम आंगन में गाँवों में शहरों में इसका प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात यहाँ कुछ बुनाई का काम भी किया जाता था, जैसे हस्तकला के उस समय में कुछ चीज़ें या औजारें बनते थे तो लोग आंगन के अंदर औरतें वगैरह या लोग बैठे बैठे कुछ न कुछ काम करते रहते थे, तो ये आंगन का प्रयोग किया जाता था। विशेष रूप से जब गर्मी का मौसम हो और शुष्क मौसम हो तो हम लोग आंगन में ही बैठ करके ये क्रियाएँ खाने बनाने का काम है आज भी प्रचलन में है। वैसे अभी जैसे जैसे युग मॉडर्न हो गया है तो कुछ परिस्थितियां चेंज हो गई है, बंद जो रसोई घर है या मॉडर्न किचन का प्रयोग लोग करने लगे हैं, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण भारत में जाएंगे तो वहाँ आपको बीच में एक सेंटर में बड़ा आंगन घरों में दिखाई देगा। वहाँ गाँवों की औरतें बैठ करके खाना बना रही होगी, गर्मी या शुष्क मौसम में बुनाई कर रही होगी, तो ये चीज़ें भी आप विशेष गर्मी मौसम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम मुख्य प्रवेश द्वार की, यानी कि घर के प्रवेश द्वार की बात करते हैं मित्रों, तो आंतरिक या अंदर का जो पार्ट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। यानी कि जब घर का प्रवेश द्वार था, कोई एंटर करते थे घर के प्रवेश द्वार से, तो उस प्रवेश द्वार से जब हम सीधे एंटर करते थे तो सीधा आंगन नहीं दिखाई देता था, यानी कि वो थोड़ा सा मोड़दार स्थिति में अंदर बना हुआ था, जिससे आंगन के अंदर की हर स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से एकदम गेट से एंटर करने पर नहीं दिखाई दे कि आंगन के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है। यानी कि एक तरीके से अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, अपने वर्क को सीक्रेटली या सुरक्षित बनाए रखने के लिए वो प्रवेश द्वार को सीधे आंगन के सापेक्ष नहीं बनाते थे, ताकि वो कुछ गतिविधियां हैं, अपनी जो घरेलू गतिविधियां हैं वो एकदम प्रवेश द्वार से नहीं दिखे। ये एक इसकी मोटी मोटी खासियत है, यानी कि आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष दृश्य मुख्य प्रवेश द्वार से नहीं दिखता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये विकल्प में सही या गलत वाले में ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग की जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद में यदि हर घर की हम बात करें तो ईंट और नालियों का पक्का बाथरूम होता था। बिल्कुल जी हाँ, जैसे आज हमारे आधुनिक घरों के अंदर हम लोगों ने बाथरूम बना रखे हैं, वैसे के वैसे बाथरूम ईंटों के बने हुए थे और नालियों का पक्का बना हुआ एक बाथरूम भी हर घर के अंदर देखा गया है। यहाँ तो हमने जो इमेज दे रखी है वो एक मोहर की दे रखी है कि कैसे क्या क्या सेलकड़ी मोहरों से प्राप्त हुआ है। दीवार के माध्यम से गली की नालियों से जुड़ा हुआ था, यानी कि बाथरूम दीवार के माध्यम से गली की नालियों से भी जुड़ा हुआ था और वो ईंटों से बना हुआ था। कुछ घरों में सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं, ये भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो में कुएं भी प्राप्त हुए हैं और कुओं की संख्या के बारे में चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं और जल निकासी की प्रणाली तो हम लोग देख ही चुके हैं। विशाल स्नानागार के किनारे कैसे कुएं प्राप्त हुए हैं वो भी हम लोग जिक्र करेंगे। अब क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के नगर में कि एक तो गढ़ या किला जो ऊपरी टाउन था, एक हम लोग चर्चा कर चुके हैं निचली बस्ती की, यानी कि निचले शहर की। ये दोनों आपस में एक दीवार से सेपरेट थे, इसके चारों ओर एक दीवार बना हुआ था। जब हम लोग गढ़ की बात करते हैं या ऊपरी कस्बे की बात करते हैं तो इसकी या उच्च सदन की खासियत की थी, इसके अंदर एक गोदाम बना हुआ था,
बहुत बड़ा गोदाम, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें यानी कि गढ़ या किले में जो गोदाम शामिल है, एक विशाल संरचना जिसमें ईंट के निचले हिस्से बने रहते हैं, जबकि ऊपरी हिस्से में शायद लकड़ी का एक बहुत ही पहले ही सड़ा हुआ भी मिला है, लेकिन विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है और ये बड़ा गोदाम भी इससे मिला है। ये भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण खासियत है। इसके साथ साथ में हम लोग विशाल स्नानागार एक बड़ा आयताकार टैंक माना गया है, यानी कि जो हम स्नानागार की बात करते हैं उसकी जो आकृति थी मित्रों वो आयताकार थी, और ये एक आयताकार टैंक था जिसमें पानी भरा रहता था। और हम लोग पहले भी चर्चा करते हैं कि अनुमान लगाया गया है कि किसी विशेष और बड़े धार्मिक अनुष्ठान के समय भी लोग इसमें स्नान करते थे। तो ये आयताकार स्नानागार की आकृति आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक आयताकार टैंक था। अगर हम इसके किनारे की बात करें तो इसके किनारे पर ईंटें लगाई गई थी, और ये ईंटें लगा करके जलरोधी बनाया गया था। इससे भी आप ध्यान रखें, क्योंकि किनारों पर ईंटें लगा करके हम पहले भी बता चुके हैं कि इन ईंटों के माध्यम से इसकी फर्श को पक्का बनाया गया था और इसको जलरोधी बनाया गया था, ताकि पानी रिस करके इसकी जो रिसाव नहीं हो, ये इसकी खासियत थी। और जिप्सम के मोर्टार का उपयोग किया गया था, ये भी ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो विशाल स्नानागार जो आयताकार था मित्रों, ये जो हम आकृति पहले देख चुके हैं, इसके तीनों तरफ कमरे थे जबकि एक तरफ नहीं था। इनकी 3 और कमरे बने हुए पाए गए हैं, ये बात ध्यान रखें। एक तरफ इसके कमरे नहीं होते थे, जिनमें से एक में एक बहुत बड़ा कुआं होता था पानी के लिए, ये भी ध्यान रखें, बहुत बड़ा कुआं, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और ये किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए इसका यूज किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान के समय इस आयताकार टैंक का या स्नानागार का प्रयोग किया जाता था, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ऐसा माना गया है। इसके साथ साथ में हम लोग और भी कई चीज़ों को देखेंगे कि ये देखिएगा, यहाँ पर इमेज के माध्यम से आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसके तीनों तरफ 1 2 तीनों तरफ आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, और ये सीढ़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही है। ये इसका आयताकार टैंक दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ करता था। ये विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, महान स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। अनागार की बात हम लोग कर चुके हैं, महान स्नानागार। इसके अलावा अन्नागार, अन्न भंडार की बात कर चुके हैं हम लोग, ग्रेट बृहत अनागार की बात भी हम लोग कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा बिल्डिंग था मोहनजोदड़ो का, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा भी मोहनजोदड़ो से और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कांस्य की नृत्य करने वाली लड़की की जो मूर्ति है वो भी प्राप्त हुई है। ध्यान रखें, नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये लोग आप लोग ध्यान रखें, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कांस्य का प्रयोग करते थे। पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं मित्रों, वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इस बात का ध्यान रखें। और इन मोहरों की खासियत है कि यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेखीय मोहरें प्राप्त हुई है, जिन पर अभिलेख लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा अभिलेखीय मोहरें थी वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा सेल खड़ी पर दाढ़ी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो साक्ष्य हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने हमारे पहले चैप्टर के अंदर एक छोटा सा अंश हमारे चैप्टर का CUET UG 2023 के अकॉर्डिंग इतिहास डोमेन सब्जेक्ट और GT पेपर दोनों को मद्देनजर रखते हुए विशेष तौर से हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट का पहला चैप्टर ईंटें, मनके और मोहरें यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने इस नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, सिंधु नदी के किनारे पढ़ा। सिंध के पाकिस्तान के अंदर हमने सिंधु घाटी नदी के पुरातात्विक महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के नाम भी पढ़े। उसके बाद में हमने सबसे पहले लिया था मोहनजोदड़ो को। हमने आज की हमारी इस क्लास में केवल मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ मैं अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके बीच में हम विभिन्न प्रकार के जो और भी महत्वपूर्ण शहरी केंद्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा को लेकर के भी आऊँगा, लोथल को, राखी गढ़ी को, धोलावीरा को, तमाम पुरातात्विक स्थलों को लेकर के आपके CUET के एग्जाम प्रिपरेशन उद्देश्य से आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप भव्यम क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक आया तो पसंद ज़रूर करें, और भव्यम क्लासेस दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक डोमेन सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट कोर्स मात्र 499 रुपये में उपलब्ध है। अपने मित्रों को भी बोलें, जनरल टेस्ट,
2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जीटी का कंप्लीट कोर्स और प्रत्येक सब्जेक्ट की डोमेन क्लासेस सब्जेक्ट्स की क्लासेस मात्र 499 आपके लिए। तो देर ना करिएगा, आज ही डाउनलोड करिएगा भव्यम क्लासेस दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।